डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कैसे हमारे देश के अंदर आज भी हम लोग जो बात करते हैं कैसे प्लॉट वगैरह खरीदना है या फिर कोई प्रॉपर्टी बनानी है तो हमें इतने परमिशंस इतने सारे लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? या फिर बात करूँ हमारे पड़ोसी देश जो है म्यांमार, उसके अंदर कैसे जो मिलिट्री रूल है वो कैसे लोग उससे तंग आ चुके हैं। एंड फाइनली जो प्रो डेमोक्रेसी के जो कुछ सपोर्टर्स हैं वो कैसे ऑनलाइन खड़े हैं टू इवैक्यूएट ऑल ऑफ दिस। डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में, साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स भी। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुपिंदर शेखावत एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ रॉ क्लासेस। अब जो मेरे दोस्त इस सीरीज़ में पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, बट करंट अफेयर के साथ साथ हमारा फोकस जो है वो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है। बिकॉज डिफरेंस मेरा ये मानना है कि डजेंट मैटर आप अकेडमिक वाइज कितना भी एक्सेल कर रहे हो अपने जीवन में, बट आई थिंक कि अगर आपको ओवरऑल अगर डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल ग्रोथ देखनी है अपने जीवन के अंदर तो आपकी पर्सनैलिटी वाइज आपको ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को लेकर मैं आप लोगों के साथ में हर रोज़ एक नया कोट शेयर करता हूँ, जिसे अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर रहे हैं। तो आज का कोट आप सभी के लिए कि इट इज़ बेटर टू बी हेटेड फॉर व्हाट यू आर देन टू बी लव्ड फॉर व्हाट यू आर नॉट। अब ये चीज़ जो है ये फ्रेंड्स, ये आपको इंटरव्यूज़ जो है आपके उनमें काफ़ी काम देती है। एंड सिर्फ इंटरव्यूज़ में नहीं बट ओवरऑल आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आप पीछे को फॉलो करेंगे तो मेरा ये मानना है कि ये एक बेसिक रोल होता है पर्सनल डेवलपमेंट का। अभी डिफरेंट मेरा ये जो कोट है इसके अंदर ये कहना है कि आप जो असल में हैं तो वही बन के रहिए। मतलब आप जो एक फेक पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं ना किसी को इम्प्रेस करने के लिए, वो लॉन्ग ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग पीरियड के अंदर बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती है। बिकॉज आई थिंक कि जब आप जैसे किसी रिलेशन के अंदर या फिर आप प्रोफेशनल वाइज भी अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए अगर आपने एक फेक सीनियर लेते हैं जहाँ पे आपने एक फेक पर्सनैलिटी दिखा के कुछ चीज़ अचीव कर भी ली, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा क्या कि आपकी जो असली शख्सियत है या फिर आपकी जो एक असली पर्सनैलिटी वो सामने आ ही जाती है। तो जब आप ऐसे में चीज़ें कुछ सिचुएशन बन जाती है तो आपका जो सामने व्यक्ति है या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन सामने उसका आप से भरोसा उठ जाता है ना। आप इस जो कहते हैं ना कि एक ट्रस्ट वर्दीनेस जो आपकी नहीं रह जाती है। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप आपकी पर्सनैलिटी आप जैसे भी हैं आप तो वैसे ही लोगों के सामने पेश आइए। कई बार मैं अब आस पास दिखता हूँ कि कई लोग फेक एक्सेंट में बात करने लगते हैं लोगों से। तो ये एक काफ़ी कॉमन चीज़ है जो आपने देखा होगा कि अगर किसी बड़े से बात करनी है या फिर इन जनरल भी घर पे अलग टोन होती है बात करने की, एंड जब बात आती किसी और से बात करने की या फिर किसी ऑफिशियल से तो उनकी टोन एकदम ही चेंज हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी का जो एक ट्रस्ट वर्दीनेस है वो नहीं रहता है। तो आप किसी से अगर झूठ बोल के या फिर झूठ पर्सनैलिटी से अगर किसी से अटैच हो रहे हैं तो आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ यही हो सकती है। बिकॉज अगर आपकी पर्सनैलिटी किसी को पसंद नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करके उसके साथ में एक झूठा रिश्ता जो है उड़ाने की कोशिश करेंगे। सो इट्स बेटर कि अगर आपको कोई हेट करता है तो डजेंट मैटर, बट आप जैसे हैं अगर उससे ही अगर कोई व्यक्ति प्यार करता है दैट इज़ द रियल लव। ये जो कोट है इसको यही बताया गया है कि कैसे अगर आप जैसे हैं वैसे ही यार आपको एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट इज़ ट्रू लव, नॉट कि अगर आप अपनी एक फेक पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि आज लोग जो है वो एक मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती है, चाहे फ़ोन ले लीजिए चाहे बाइक्स वगैरह है, तो इन सब से चीज़ों को लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या फिर एट द एंड जो चीज़ काम में आती है वो आपकी पर्सनैलिटी है। आप इतने ज़्यादा एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है वो मैटर करता है ना कि आपकी जो मटेरियलिस्ट थिंग है, चाहे फ़ोन है चाहे बाइक्स या कार जो भी है, तो इतना मैटर नहीं करती है, बट आपकी पर्सनैलिटी जो है वो मैटर करती है। तो आप होप कि आपको समझ में आएगा कैसे ये जो पर्सनैलिटी है आपकी जो भी अच्छी खासी जो भी पर्सनैलिटी है वही आप बना के रखिए, ना कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने फेक पर्सनैलिटी को तैयार कीजिए। तो ये आज का कोट आप सभी के लिए, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। मेरा ये मानना है कि ये अभी तक का सबसे एक इम्पॉर्टेंट कोट था जो कि आप सभी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का सवाल आप सभी के लिए कि इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी सेट अप। आपको बताना है कि हमारे देश के अंदर कौन सा राज्य है जो इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, किस राज्य में। अगर आपको इसके बारे में पता है तो वेल एंड गुड। अगर आप इसका अवेयर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे, गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, देन अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर स्टिक कीजिए। बिकॉज आपको पता है अगर आप कोई चीज़ को लिखते हैं तो वो आपके माइंड में ज़्यादा समय तक रिटेन करती है। आज है 2 2 ऑफ दिसंबर एंड लेट्स मूव टुवर्ड आर्टिकल्स।
पहला आर्टिकल है फ्रॉम द इंडियन न्यूज़पेपर, वो है इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स। अब ये फ्रेंड्स आपको पता है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है। आप आई होप कि आप सभी ने एक जो मूवी है शिवाजी द बॉस, वो मूवी देखी होगी। तो उसके अंदर वो होता क्या है कि जो एक NRI व्यक्ति है जो है वो भारत देश में आके इन्वेस्ट करना चाहता है एंड कुछ हॉस्पिटल्स है या स्कूल एजुकेशन है, ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहता है। बट हमारा यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी कुछ खासा हर्डल्स क्रिएट कर देता है यहाँ पे कि उस व्यक्ति के लिए जो एक अच्छा काम भी कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है उसे, बिकॉज काफ़ी सारे लाइसेंस हैं, ज़मीन के कागज़ हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो ऐसी कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स बन जाती है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना इंटरेस्ट इन सभी चीज़ों में दिखा नहीं पाता है एंड ओवरऑल जो एक नुकसान है वो हमारे देश को झेलना पड़ता है। Citizens and business in India due to complex web of license, permits and permissions required for activity like setting up business or construction house or apparatus। तो इस प्रॉब्लम से जो है ये आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। अगर आप भी इन जनरल अपने लाइफ में भी देखते हैं तो आसपास आपको पता होगा कि अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो उनको पूछेंगे तो बताएंगे कि वो लोग कैसे कोई ज़मीन का पट्टा है या ऐसी चीज़ें होती हैं, रजिस्ट्रेशन के कागज़ हैं या चीज़ें। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी हर्डल्स क्रिएट का सामना करना पड़ता है। एन एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया कि कैसे शिवाजी द बॉस मूवी है, उसके अंदर इन चीज़ों को अच्छे से बताया भी गया है। स्केल ऑफ द स्टेट की बात करूँ, डिस्पाइट इंडिया बीइंग द साइजेबल नेशन, इट मैरीटाइम कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स पर कैपिटा, लीडिंग टू लिमिटेशन इन वेरी क्रूशियल सेक्टर्स सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हमारे यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को अमेरिका से या फिर अलग जो वेस्टर्न देश हैं उन सभी से। बट मेरा ये कहना है या फिर इस आर्टिकल का भी यही कहना है कि कैसे जो एक कंपेरेबल साइज़ होता है वो काफ़ी डिफर करता है। बिकॉज अमेरिका जैसे नेशन जो है वो काफ़ी बड़ा देश है, जैसे रशिया है तो रशिया काफ़ी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, बट एट द एंड उसकी जो पॉपुलेशन है वो बांग्लादेश से भी कम है। डिड यू नो दैट? क्या आपको ये चीज़ पता थी? बट वही बात है ना कि इतने बड़े वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंट्री होने के बाद भी जो पॉपुलेशन है वो बांग्लादेश से भी कम है। तो ऐसी चीज़ों से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये एक सही डेटा हमारे सामने नहीं रखेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है, बट इसकी पॉपुलेशन जो है वो नंबर 1 पे है। तो ऐसे में कंपेयर करना चीज़ों को ये एक समझदारी की बात नहीं है। बिकॉज जो एक हम डेटा लेते हैं ना कि पॉपुलेशन वाइज या एरिया वाइज, तो वो डेटा ही सेम नहीं। तो जब डेटा ही सेम नहीं तो रिजल्ट्स कैसे सेम हो सकते हैं? बट स्टिल अभी जो एक सिविल सर्वेंट्स की जो एक कमी बताई गई है कि कैसे अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उन सभी के अंदर हमें कमी देखने को मिलती है, और इसके कारण जो कुछ हेल्थ का सिस्टम है, एजुकेशन या लॉ इन्फोर्समेंट है, इन सभी के अंदर एक लूप होल है वो ज़रूर दिखाई देता है। अब रिसोर्स लोकेशन की बात करूँ दोस्तों, तो कैसे आपको पता है कि रिसोर्स का जो लोकेशन होता है वो जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होता है। जैसे जहाँ पे भी जैसे दिल्ली जैसा एरिया है या मुंबई जैसे एरिया, वहाँ पे एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे रिसोर्स की जो एक कमी है उसको बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए। एंड जितना ज़्यादा रिसोर्सेज है वहाँ पे लगाना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल जो पॉपुलेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू। मैं बात करूँ, मैं जिस राज्य में रहता हूँ राजस्थान में, तो वहाँ का जो एक ज़िला है जैसलमेर, तो वो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, बट स्टिल जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है एंड इसके कारण जो रिसोर्स की जो एक कमी है वो वहाँ पे दिखाई देती है। द स्टेट्स एक्सपेंडिचर GDP रेशियो एंड टैक्स GDP रेशियो आर रिलेटिवली स्मॉल, रिजल्टिंग इन डिस्पैरिटीज एंड पब्लिक गुड्स प्रोविजन, वेलफेयर पेमेंट्स एंड जस्टिस सिस्टम कंट्रीब्यूटिंग ओवरसोर्सिंग द क्रिटिकल सर्विसेज। अब चाहे GDP की बात करूँ, चाहे जो टैक्स GDP रेशियो है वो काफ़ी कम है स्टेट्स के अंदर। एंड ये जो रिसोर्स अलोकेशन है इसके कारण क्या होता है कि जो एक पब्लिक गुड्स है वो वेलफेयर पेमेंट्स है, जस्टिस सिस्टम है, इन सभी के अंदर अच्छे से जो अलोकेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का वो नहीं हो पाता। बिकॉज जो एक GDP का रेशियो है एंड जो टैक्स का रेशियो है वो डिफ़र करता है। एंड अगर यही बिकॉज आपको पता है, मैंने जैसे आपको पता है कि पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें ज़्यादा होगी, बट एट द एंड बात यही आती है कि जहाँ पे पॉपुलेशन कम है वहीं पे भी अगर आप सेम ही स्कीम्स लागू करेंगे तो वो एक जो कहते हैं ना कि जुडिशल चीज़ नहीं होगी, एक प्रॉपर न्याय जो है वो नहीं मिलेगा। तो डिबेट ऑन स्टेट रोल, तो अब स्टेट का जो रोल है वो भी काफ़ी क्रूशियल, लेकिन द कंट्रास्टिंग व्यूज ऑन द स्टेट्स रोल एंड डेवलपमेंट विद प्रोपोनेंट्स एडवोकेटिंग इंक्रीज्ड स्पेंडिंग व्हाइल डिटेक्टर्स साइड पॉलिसी फेलियर्स टू आर्ग्यू फॉर अ स्मॉल स्टेट। अभी कुछ जो डिबेट्स है वो स्टेट रोल के ऊपर भी आती है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक स्टेट का जो रोल है अपने ही जो राज्य है तो राज्य की जो सरकार है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो इस फंड अलोकेशन या रिसोर्स अलोकेशन है उसके अंदर भी। तो अब ऐसे में क्या होता है कि पॉलिसी फेलियर्स है या फिर स्मॉल रेट पर जो चीज़ें चल रही है इसके कारण जो लोग हैं जिस जिले के रहने वाले उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। परस्यू इंसेंटिव्स की बात करूँ तो आर्टिकल हाईलाइट्स हाउ परस्यू इंसेंटिव्स विद पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड स्किल गैप्स अमंग ऑफिशियल्स हैव अंडरमाइंड पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अभी एक तरफ तो मैंने बताया कि आपको कैसे जो पॉपुलेशन है उसकी वाइज से
उसके हिसाब से रिसोर्स एलोकेशन होना चाहिए। बट उसके अलावा एक चीज़ और जो है वो है स्किल गैप्स की, या फिर इसके कारण क्या होता है कि पॉलिसी मेकिंग है उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काफ़ी देरी हो जाती है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और स्किल की जो गैप है अभी भी, जैसे मैं आपको बताया ना कि जितने एक तो कम नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, पर मैं बात करूँ अगर पर जो एक पॉपुलेशन है, पर पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारा नंबर ऑफ डिप्लोमेट्स है वो काफ़ी कम है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो रिसोर्स का लोकेशन है या फिर जो पॉलिसीज़ मेकिंग है उसके अंदर काफ़ी लूप होल हमें देखने को मिलते हैं। एंड स्किल गैप है काफ़ी ज़्यादा। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डिप्लोमेट्स हैं उनमें कमी नहीं, बट दे आर द बेस्ट। हमारे जो देश के डिप्लोमेट्स जितने भी हैं, तो खास करके जो पुराने बैच के हैं, तो दीज आर डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो इनकी बात नहीं है, ये दीज आर द गुड। एंड जो भी को पता ही है यूपीएससी सिलेक्शन कितना हार्ड है, लगभग अगर 100% अगर दे रहे हैं बच्चे तो उनमें सिर्फ 0.1% ही सिलेक्ट हो पाता है। दैट इज़ गुड थिंग। बट वहीं दूसरी तरफ जो एक स्किल की कमी है, यानी कि और ज़्यादा जो नए डिप्लोमेट्स हैं इन सभी के अंदर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे काम तो करते हैं, बट स्टिल सोशल मीडिया पे जो इनका एक फ्रॉन्ट करने का तरीका है या फिर जो भी चीज़ें दिखाते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो डिसेंट्रलाइज इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो कैसे separating policy making implementation responsibility to expedite exclusive encourage local innovation setting the success of national highways authorities of India। अभी डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत तो बिल्कुल है ही, बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट के अंदर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, तो पॉलिसी मेकिंग किसी ने की एंड इम्प्लीमेंट कोई और कर रहा है, तो दैट इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क। तो ऐसे में ज़रूरत है कि अगर जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये अभी इतने सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर मेकिंग पॉलिसी मेकिंग हो, तो इन दोनों में एक ही इस कंपनी का रोल है। चाहे वो सड़क को लेकर कोई पॉलिसी बनानी हो या फिर सड़क एक्चुअल में उसका इम्प्लीमेंटेशन करना हो, तो दोनों ही जगह पे एक ही अथॉरिटी काम करे, तो ऐसे में सक्सेस रेट किसी भी काम को वो बढ़ जाता है। तो दैट इज़ द थिंग जहाँ पे देखने की ज़रूरत है। डेलीगेशन ऑफ पावर्स तो बात करूँ तो पावर्स ऑफ फ्रंट लाइन function is to break the cycle of poor delegation and deficit state capability, emphasizing the clear process of for their utilization। अब फाइनेंशियल चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पावर हो, दोनों ही जो चीज़ें हैं इन सभी की जो एक फंक्शनैलिटी है इसको ब्रेक करके और जो पुअर डेलीगेशन है उसके डेफिशिट करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो डेलीगेशन है, यानी कि जो भी एक पावर के अंदर सत्ता के अंदर जो भी एक पार्टी है या फिर जो भी एक रूल मेकिंग कंपनी है, रूल मेकिंग जो चीज़ें होती हैं उन सभी को एक साथ काम करने की ज़रूरत है और जो प्रोसेस है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने की ज़रूरत बताई गई है। टेक्नोक्रेटिक गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज द लैक ऑफ टेक्नोक्रेटिक स्किल्स जो है, बिकॉज स्किल्स की कमी है। मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पीपल तो हैं, बट स्टिल उनके अंदर जो कमी है वो एक स्किल डेवलपमेंट की है। तो स्किल डेवलपमेंट इस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सजेस्टिंग इंस्टीट्यूशनलाइजेशन लेटर एंट्रीज इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू ब्रिज द गैप। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ट्रेनिंग ग्रुप का होना या फिर ब्रिज जो गैप है उनको कर सकती है। स्टैंडिंग ओवरसाइड एजेंसीज। अब स्टैंडिंग ओवरसाइड एजेंसीज टू अप्रिशिएट पॉलिसी कंटेंट, रेड्यूस रिलायंस ऑन इनसाइड इन्फॉर्मेशन टू इनक्रीज डिस्कशन इन पॉलिसी मैटर्स। पब्लिक सेक्टर चैलेंजेस भी हैं इसके साथ साथ, जैसे कि प्रपोजिंग सोल्यूशन लाइक मॉडेटरी पे रेजेस एंड रिड्यूसिंग अपर एज लिमिट्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स टू अट्रैक्ट सोशली डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। अभी जो एक चैलेंज बताया गया है, यानी कि डिप्लोमेटिक या ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स है, इनके अंदर सबसे बड़ा एक जो अटका पड़ा है वो ये चीज़ है कि जो व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं, अब वो उनको क्या एक चीज़ का तो ये, अब हम कहते हैं ना कि जो एक गवर्नमेंट जॉब होती है तो वो क्यों लेते हैं लोग? बिकॉज एक सोशल सिक्योरिटी या फिर मैं कहूँ कि एक जॉब सिक्योरिटी उनके पास रहती है कि जॉब तो जाने वाली नहीं है, प्लस अप टू द एज ऑफ 60 हमको जॉब करने को लेकर। तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति के पास जो एक सरकारी कर्मचारी, उसके पास कॉन्फिडेंस आता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ मेरी जॉब तो नहीं जाने वाली है, मैं 60 ईयर्स तक तो जॉब करूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक व्यक्ति को एक गलत स्टेप लेने पर मजबूर करती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी लोग, बट स्टिल कुछ लोग तो ऐसे हैं ही ना जो करप्शन के जो केसेस इनमें सामने आते हैं। तो ये इसलिए होता है कि बिकॉज दे हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है, हमारे पास एक फिक्स जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, प्लस 60 ईयर्स तक हम जॉब कर सकते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि एक जो कॉन्फिडेंस है गलत काम करने का वो आता है। तो ऐसे में सरकार को ज़रूरत है कि एक मॉडरेट जो पे है उसके अंदर रेस करे, मतलब जो तनख्वाह उसके अंदर धीरे धीरे एक जो ग्रोथ है, आप जितना वर्क आपने किया उतना काम तो इतनी जो सैलरी हो तो मिलेगी आपको, ये तो फिक्स है। बट ऐसे कोई इंसेंटिव देना, प्लस रिड्यूसिंग द अपर एज लिमिट। जो अपर एज लिमिट है, यानी कि एक वो कहता है ना कि 60 ईयर्स तक जो एक बीत जाती है उन लोगों को,
कि आप 60 ईयर तक जॉब कर सकते हैं, तो उस एज ग्रुप को थोड़ा कम किया जाए ताकि जो सोशली डेवल इंडिविजुअल्स हैं वो काम पे आ सके, यानी कि जिन व्यक्ति को सही में, तो जिन भी व्यक्तियों को अगर सच में सोशल ड्रिवन जो इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जो सच में इस देश का या फिर समाज का भला करना चाहता है, वही लोग इस प्रोफेशन के अंदर एंट्री लें। तो ये था आज का पहला आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द सेकंड, द प्रोसेस ऑफ म्यांमार एक्चुअल यूनिफिकेशन हैज बीगन। अब डियर फ्रेंड्स, आप सभी को ये पता होगा कि कैसे पिछले कुछ सालों से जो है म्यांमार के अंदर स्पेशली वो मिलिट्री का रूल चल रहा है, एंड डेमोक्रेसी की एक बिल्कुल जो सीमा है वो बिल्कुल कहीं भी नहीं है। मतलब डेमोक्रेसी है ही नहीं, बिल्कुल एकदम जो मिलिट्री का रूल है वो भी, और मिलिट्री भी जो है वो अपने तरीके से जो एक गलत स्टेप्स है वो लेके इस देश को चला रही है पिछले कुछ समय से। तो नेशनल यूनिटी कंसल्टिव काउंसिल NUCC है, ये प्रो डेमोक्रेसी फोर्स है एंड एथनिक आर्म ग्रुप्स। अब जो दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस है प्लस एथनिक आर्म ग्रुप्स है, अब यही चीज़ NUCC को बनाती है। शेप द म्यांमार स्प्रिंग रेवोल्यूशन आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ फेडरल डेमोक्रेसी चार्टर FDC इन जनवरी 2022। अब ये जो दो ग्रुप्स हैं ना दोस्तों, ये एक प्रो डेमोक्रेसी के ग्रुप्स हैं, यानी ये इनके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रेसी चाहते हैं इस देश के अंदर। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने स्टार्ट किया एक म्यांमार स्प्रिंग रेवोल्यूशन। इसके कारण हुआ क्या है कि जो फेडरल डेमोक्रेसी का कार्टर है या फिर चार्टर है उसको शुरू किया गया था 2022 के अंदर। अब धीरे धीरे ये चीज़ जो है ना, ये एक गेन लेने लगी है, या फिर एक जो अपर एज है ये लेने लगी है, एंड धीरे धीरे जो मिलिट्री का एक खौफ है इस देश के अंदर या म्यांमार के अंदर, उसको कम करने की कोशिश की जा रही इन दोनों ग्रुप्स के द्वारा, एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। सिग्निफिकेंस ऑफ FDC। अब जो FDC ये सिंबलाइज द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल माइलस्टोन रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स। अब इसके अंदर कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं, कलेक्टिव एस्पिरेशन फॉर इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स की चीज़ों पे बात की गई है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो, साथ में माइनॉरिटी राइट्स भी बात हो, डिस्पाइट नॉट बीइंग लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। अब ये जितने भी लोग हैं या फिर ये जो प्रो डेमोक्रेसी की जो फोर्सेस हैं, ये एक पॉलिटिकल माइलस्टोन क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे रिप्रेजेंटिंग और डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स की यहाँ सभी के साथ लेके चलने की बात हो रही है, कलेक्टिव एस्पिरेशन सबके एक जो इक्वलिटी है उसकी बात हो, ह्यूमन राइट्स हो, बिकॉज जब से मिलिट्री रूल्स यहाँ पे लगाते ह्यूमन राइट्स के तो कोई नाम निशान है ही ना म्यांमार के अंदर, स्पेशली डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसका अपने जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उनको भी एक साथ लेके चलने की बात बताई गई है इन ग्रुप्स के द्वारा। इंक्लूसिव पॉलिटिकल एस्पिरेशन इन द पोस्ट कोपर कॉल डॉक्यूमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट हिस्टोरिकल डेलिब्रेशन एंड कंसेंसस बिल्डिंग एफर्ट्स अमंग प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप स्ट्राइविंग फॉर इंक्लूसिव फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अब ये जो कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे कि प्रो डेमोक्रेटिक जो ग्रुप्स हैं, इनके द्वारा पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा एक एफर्ट्स लगाया जाए, जिसके कारण वो चाहते हैं कि उनके देश के अंदर एक फेडरल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है म्यांमार के अंदर वो स्टैब्लिश हो सके। अब एथनिक ग्रुप का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स इन द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट शोकेस देयर कमिटमेंट टू अचीविंग पीस इन म्यांमार विदाउट मिलिट्री इंटरवेंशन। अभी एथनिक ग्रुप जो है इनका एक काफ़ी अच्छा खासा रोल है इस चीज़ के अंदर कि वो लोग जब इस ग्रुप है, ये जो प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो रूल है इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो मिलिट्री का एक रूल है वो ख़त्म हो और एक पीस मेंटेन हो म्यांमार के अंदर विद डेमोक्रेसी। कंपोजिंग NUET comprises representatives from various political parties and groups, illustrating multi-ethnic governance structure working towards consensus in the midst of armed revolution and civil disobedience। अब ये सिविल डिसोबीडियंस है, यानी कि जो लोग हैं वो सरकार की बात नहीं मान रहे हैं, जो आर्मी है वहाँ की वो भी इंटरवीन कर रही है काफ़ी सरकार के कामों के अंदर। जैसे ही कोई सरकार बनती है तो आर्मी ऑलरेडी इंटरवीन कर जाती थी, सेम एज तो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान में होता नहीं है, तख्ता उलट कर देती है वहाँ की फौज, तो सेम टू सेम वैसा ही कुछ म्यांमार के अंदर देखने को मिल रहा है। और इसके कारण जो लोग हैं म्यांमार के वो काफ़ी आते हैं इस चीज़ से, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, चाहे एथनिक ग्रुप्स हैं, चाहे प्रो डेमोक्रेटिक के ग्रुप्स हैं, वो एक साथ आके इस चीज़ को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिलिट्री की जो डिक्लाइनिंग अथॉरिटी है वो काफ़ी का अच्छा संकेत है म्यांमार के लोगों के लिए। कोऑर्डिनेटिंग अटैक अगेंस्ट मिलिट्री कंबाइंड विद साइलेंटिंग मोरेकल डिफेक्शंस विद आर्म्ड फोर्सेज चैलेंजेस द नोशन ऑफ मिलिट्री इंडिस्पेंसेबल रोल इन म्यांमार फ्यूचर। अभी मिलिट्री का जो डिक्लाइनिंग अथॉरिटी है वो काफ़ी, वैसे हमको बताएगी, एक अच्छा साइन है म्यांमार के लोगों के लिए, बिकॉज एफर्ट्स जो है वो डाले जा रहे हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे स्पेशली जो म्यांमार के लोग हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं मिलिट्री का जो एक अथॉरिटी है उसको डिक्लाइन करने में। मिलिट्री मैनिपुलेशन इतने सालों से जो मैनिपुलेशन चल रहा है, चाहे लोगों को अपने ही देश के जो लोग हैं, यानी म्यांमार की जो मिलिट्री है वो अपने ही देश के लोगों को अच्छे से व्यवहार नहीं कर रही है, उनके साथ में ही एक कुशासन करने की कोशिश कर रही है, लोगों को पीड़ित कर रही है। तो इससे वहाँ के जो लोग हैं वो
ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जो मदद की गुहार है वो तो लगा ही रहे हैं, बट UN भी मदद कर रहा है। बट अब इन लोगों को ये समझ में आ चुका है कि जब तक ये खुद एक्शन नहीं लेंगे तब तक कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये सारे ग्रुप्स एक साथ आए हैं। मिलिट्री हिस्टोरिकल यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ टू सर्व इट्स इंटरेस्ट इंक्लूडिंग स्टेजिंग को बेस्ड इलीगल इलेक्टोरल फंड एंड सब्सिक्वेंट वायलेशन ऑफ प्रेस ऑफ प्रोटेस्ट। अब मिलिट्री जो मैनिपुलेट करे लोगों को, उनका ये कहना है कि जो यहाँ का एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये चीज़ें बताई गई है, इसके कारण जो प्रोटेस्ट है उनको सप्रेस भी किया जाता है मिलिट्री के द्वारा, बिकॉज दे थिंक कि इनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है देश का वो इसी हिसाब से लिखा गया है। तो ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की। म्यांमार के लोगों के साथ में रेवोल्यूशनरी फोर्सेज जो है कलेक्टिव एफर्ट्स लगा रही ताकि डेमोक्रेसी जो है वो फटाफट या जल्द से जल्द इस्टेब्लिश की जा सके। नेशनल बिल्डिंग के प्रोसेस की बात चल रही है कि कैसे पोस्ट कॉलोनियल रूल जो है वो मिलिट्री डोमिनेंस था, बट स्टिल ड्रिवन बाय पब्लिक आउटरीच इन फरवरी 2021। तो ये जो कुछ केसेस हैं ये सामने को आते हैं, जैसे कि मिलिट्री के सरकार को तोड़ देना उसको अपना रूल लगाना है, बट स्टिल चीज़ें जो है वो अप डाउन चल रही है। द आर्टिकल कंक्लूड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द म्यांमार पीपल सस्टेन रेवोल्यूशन अंटिल द रिमूवल ऑफ मिलिट्री रिफ्लेक्टिंग देयर अनवांटेड रिज्म। अभी ऐसे में जो लोग हैं वहाँ के ये काफ़ी ज़्यादा एक जो जुझारू है वो उनका नेचर सामने आता है म्यांमार के लोगों का। बट हमने देखा ना कि कैसे जो मिलिट्री रूल है वो म्यांमार का काफ़ी समय से लगा हुआ, बट स्टिल जो लोग हैं वो इससे पीछे नहीं हट रहे हैं। दे आर फाइटिंग अगेंस्ट इट एंड वो अपने देश को एक सही दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। तो ये शो करता है कि म्यांमार के लोग जो हैं वो कितने ज़्यादा देश प्रेमी हैं। सीख लेने की ज़रूरत है हमें भी, चाहे हमारे देश में यस इट्स अ गुड थिंग हमारे देश में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है, बट स्टिल हम लोगों में भी इतनी ज़्यादा एकता है, फिर इतनी ज़्यादा एक नेशनलिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए कि हम हमारे देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमें जो म्यांमार के लोग हैं उनसे समझने को या सीखने को मिलती है, एंड वो जल्द ही इस चीज़ में सक्सेसफुल भी होंगे, जिसके कारण वो जो मिलिट्री रूल है वहाँ पे उसको जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे एंड एक पीस मेंटेन कर पाएंगे अपने देश के अंदर, और एक डेमोक्रेसी जो है उसको इस्टेब्लिश कर पाएंगे। सॉरी फॉर दैट। सो ये था हमारा सेकंड आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू हेडलाइंस। हेडलाइंस चेक आउट कर लेते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है श्री द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने प्रेसिडेंट कलर जो है वो दिया है AFMC को, यानी आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो है इसको प्रेसिडेंट कलर से नवाजा गया इस बार। एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे श्री जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने इनॉग्रेट किया 5th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल एट केरला तिरुवनंतपुरम। CSL कोची लॉन्च द फर्स्ट 3 ships ऑफ इंडियन नेवी ASW/SWC प्रोजेक्ट माहे, मालवा एंड मंगरोल। अब कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो है कोची का, उन्होंने 3 ships जो है इंडियन नेवी की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट जो है उसके तहत 3 ships जो है उनको लॉन्च किया है। इसके अंदर पहली शिप का नाम है माहे, सेकंड का है मालवा एंड थर्ड शिप का नाम है मैंगरोल। The theme for this year's International Day for Abolition of Slavery is fighting slavery's legacy of racism through the transformative education। तो इस साल के जो इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी है इसकी थीम है इस बार की फाइटिंग स्लेवरी लेगेसीज रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। तो ये था आज का लास्ट हेडलाइन। आई होप कि आपको सभी हेडलाइंस की या करंट अफेयर समझ में आए होंगे कि कैसे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था ये थर्ड पॉइंट है ना, जो कोची शिपयार्ड लिमिटेड है, इसका जो 3 नेवी प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इनमें से। सो या दैट्स रैप अप टुडेज एपिसोड ऑफ क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कमेंट कर दीजिए अपने आंसर्स। एंड कमेंट आंसर से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने जो एक सवाल है, आपको कोई भी सवाल हो या फिर सजेशन, तो प्लीज़ शेयर कीजिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव। अगर आपको लगता है कोई चीज़ें इंप्रूव करने की जरूरत है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड यस, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो हिट दैट लाइक बटन एंड या enjoy वीकेंड टिल देन। So yeah, that's it. This is Rupen Shikal signing off. Jai Hind, and I'll see you in the next episode.